हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन एनसीईआरटी हाइलाइट्स। तो हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर 2 फ्रॉम बायोलॉजी क्लास 12th। तो उस दिन हमने डबल फर्टिलाइजेशन के पहले के जो भी टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 2.3 टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को हमने बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ा है और इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। From here we will start. After entering one of the synergid, the pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of the synergid. So यहाँ पर बताया हुआ है कि जो एक synergid की एंट्री हो जाती है तो pollen tube जो है वो रिलीज करता है दो मेल गैमेट्स. How much it releases? two male gametes, okay, in the cytoplasm of the synergid. So the next line, one of the male gamete moves toward the cell, जिसमें से एक male gamete होता है that will moves toward the egg cell and that will further fuses with the nucleus, thus completing the synogamy. और फिर वो क्या करता है, साइनोगैमी का प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है. मैं फिर से बता रही हूँ, देखिए एक मेल गैमेट जो होता है वो कहाँ जाता है, एग सेल की तरफ जाता है और वो फ्यूज़ करता है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है. ठीक है, और कंप्लीट करता है प्रोसेस किसका, साइनोगैमी का प्रोसेस कंप्लीट. So this will result in the formation of diploid cell, the zygote. So जब साइनोगैमी का प्रोसेस हो जाता है तो डाइप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन होती है और यही डाइप्लॉइड सेल जाइगोट कहलाता है. ठीक है, द अदर मेल गैमेट मूव्स टूवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड. सो होता क्या है कि आगे जा कर के जो दूसरा है मेल गैमेट वो कहाँ पे जाता है, टू पोलर न्यूक्लियाई जहाँ पे होती है वहाँ पे जाता है. और ये टू पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पे होती है, सेंट्रल सेल के पास होती है. ठीक है, वहीं पे जाकर फ्यूज़न होता है दो मेल गैमेट्स जो बचे हुए हैं उसका और वो प्रोड्यूस करते हैं ट्रिप्लॉइड. ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज PEN. ठीक है, figure 2.13a. So we will have to look this figure 2.13a. So this is the figure and the diagram which we can see generating antiporal cells. So we have looked this diagram. So we will move toward the topic as this involves the fusion. As this involves the fusion of three haploid nuclei, it is termed ट्रिपल फ्यूज़न. फिर क्या होता है कि जब ये आगे जा कर के फ्यूज़न करता है और थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है तो इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न. सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूज़न, साइनोगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक, द फिनोमिना इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. सो इन दिस होल टॉपिक हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी, साइनोगैमी एंड नेक्स्ट इज ट्रिपल फ्यूज़न. तो दो तरीके का फर्टिलाइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला और ये दोनों ही फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ होती है, एम्ब्रियो सैक में होती है. ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक में होती है और इसे हम कहते हैं, इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट. The central cell after triple fusion become the primary endosperm cell and develops into the endosperm while the zygote develops into an embryo. So यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सेंट्रल सेल होता है वो ट्रिपल फ्यूज़न करता है. ठीक है, ट्रिपल फ्यूज़न करता है सेंट्रल सेल और आगे जा कर के वो क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है, PEC बनता है और वो PEC फर्दर डेवलप होके बनता है एंडोस्पर्म. ठीक है, एंडोस्पर्म बनता है और फिर वाइल और जो जाइगोट है वो आगे जा कर के एम्ब्रियो बनता है. सो PEC जो है वो डेवलप होके एंडोस्पर्म बनेगा, PEC जो है वो डेवलप होके एंडोस्पर्म बनेगा और जो जाइगोट है वो डेवलप होके एम्ब्रियो बनेगा. ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा हो गया. सो वी हैव टू मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स. Following double fertilization events of endosperm and embryo development, maturation of ovule into seed and ovary into fruit are collectively termed as post fertilization event. So डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है. इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, maturation of ovule into seed and ovary into fruit
these all topics collectively called as post fertilization events. So we have to study about endosperm in the next topic, which is 2.4.1. so we will go एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट. जो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट है वो प्रीसीड करती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट को. ठीक है. दी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स ट्रिप्लॉइड. ठीक है. और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है PEC वो डिवाइड करता है और फिर क्या करता है, वो फॉर्म करता है ट्रिप्लॉइड. ठीक है. ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू फॉर्म करता है. क्या फॉर्म करता है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू. अगेन आई विल रिपीट, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होता है वो डिवाइड करता है एंड रिपीटेडली दैट विल फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू. ओके. द सेल of the tissue are filled with the reserved food material and are used for the nutrition of the developing embryo. So जो सेल है ऑफ टिश्यू, जो सेल है टिश्यू का, ठीक है, वो क्या होता है कि रिजर्व फूड मटेरियल जो उसमें प्रेजेंट होता है वो यूज़ होता है किस लिए? न्यूट्रिशन के लिए. और वो किसको न्यूट्रिशन देता है? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन देता है. ठीक है. सो द नेक्स्ट लाइन, इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म development, the PEN undergo successive न्यूक्लियर डिवीज़न टू गिव राइज टू द फ्री न्यूक्लियाई. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ज़्यादातर एंडोस्पर्म की जो डेवलपमेंट होती है वो PEN करती है. ठीक है. सक्सेसिव न्यूक्लियर के डिवीज़न के टाइम पे. ठीक है. और वो फॉर्म करता है एक फ्री न्यूक्लियाई को. दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. तो जो इस स्टेज पर एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है उसे हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ओके. Subsequently, cell wall formation occur and the endosperm becomes cellular. फिर क्या होता है कि सेल वॉल की जब फॉर्मेशन हो जाती है तो जो एंडोस्पर्म है वो सेलुलर हो जाता है. ओके. द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली. जब फ्री न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाती है तो जो सेलुलराइजेशन होता है उसमें वेरीज, मतलब हमें वेरिएशंस देखने को मिल सकती है. द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विथ इज nothing but free nuclear endosperm. So you have seen the tender coconut, that is free nuclear endosperm. That is an example of free nuclear endosperm. If you have not seen, so I have displayed on the screen so you can see that. Made up of 1000 nuclei. So जो free nuclear endosperm है वो किसके बने होते हैं? 1000 of nuclei के बने हुए होते हैं. And the surrounding white kernel is the cellular endosperm. तो जो वो कोकोनट होता है उसके अंदर जो वाइट कर्नल होता है जिसे हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, वाइट जो कर्नल होता है उसे हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं. ठीक है. So the next para, endosperm may either be completely consumed by the developing embryo, example pea, groundnut, beans before seed maturation, or it may persist in the mature seed, example castor and coconut, and be used up during seed germination. Splits open some seed of castor, peas, beans, groundnut, fruit of coconut and look for the endosperm. In each case, find out whether the endosperm is persistent in the cereals, wheat, राइस एंड मेज. तो इसमें ये पूरे टॉपिक में यही बताया गया है कि जो एंडोस्पर्म है उसको हम कंप्लीट कंज्यूम कर सकते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो में. ठीक है. तो वो पी में, ग्राउंडनट में और बीन्स में हमें देखने को मिलता है बिफोर सीड मैच्योरेशन और इट मे प्रेसिस्ट इट मैच्योर सीड. इन एग्जाम्पल क्या है? कैस्टर है, कोकोनट है. ठीक है. और हम इसे यूज़ कर सकते हैं सीड जर्मिनेशन के टाइम में. ठीक है. और फिर ये दिया हुआ है कि कैस्टर, पी, बीन्स, ग्राउंडनट और फ्रूट ऑफ कोकोनट जो है उसमें हमें ये देखना है कि एंडोस्पर्म है सारे केसेस में. ठीक है. तो जो एंडोस्पर्म है वो प्रेसिस्टेंट है सीरियल्स में, वीट, राइस और मेज़ में. यही बताया गया है इस पैरा में. ठीक है. सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैरा. द टॉपिक इज 2.42 एम्ब्रियो. ओके. Embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. Most zygote divide
ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। सो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि एम्ब्रियो डेवलप होकर के माइक्रोपाइलर एंड जो होता है एम्ब्रियो सैक का, वहाँ पर जहाँ जाइगोट सिचुएटेड होता है, ठीक है, वहीं पर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और ज़्यादातर जो जाइगोट है वो डिवाइड कब करते हैं, जब एक अच्छे अमाउंट में एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है तब, ठीक है। दिस इज़ एन एडाप्टेशन टू प्रोवाइड अश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये एक तरीके का एडाप्टेशन है जो कि प्रोवाइड करता है एक अश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ओके। दो द सीड्स डिफ़र ग्रेटली, जो सीड्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। तो जो अर्ली स्टेजेस होती हैं मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडॉन एंड डाइकोटिलिडॉन, ठीक है। एम्ब्रियोजेनी जो है वो मोनोकोटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन दोनों में ही सिमिलर होती है, ठीक है। तो मोनोकोटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन क्या होता है, मैंने आपको बताया था। मोनोकोटिलिडॉन वो होते हैं जिसमें एक कोटिलिडॉन होता है, और डाइकोटिलिडॉन वो होते हैं जिसमें 2 कोटिलिडॉन्स होते हैं, ओके। सो हियर इट इज़ रिटन, वी हैव टू लुक फिगर 2.13 डिपिक्ट्स द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोटिलिडोनियस एम्ब्रियो। सो यहाँ पर लिखा हुआ है 2.13 जो है वो स्टेज दिखा रहा है एम्ब्रियोजेनी की डाइकोटिलिडोनियस एम्ब्रियो की, ठीक है। सो वी विल हैव टू लुक दैट, ओके। तो चलिए हम डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पहले जो जाइगोट होता है वो प्रो एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। फिर क्या बनता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, एंड दिस ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो फर्दर डेवलप इनटू हर्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है। इसमें ऊपर का जो पार्ट है इसे सस्पेंशर कहते हैं, इसमें ऊपर का जो पार्ट है इसे हम सस्पेंशर कहते हैं। एंड द लास्ट स्टेज इज़ मैच्योर एम्ब्रियो। इसमें आप देख सकते हैं ये है प्लूमला, ऊपर का जो पोर्शन ये रेडिकल, और यहाँ पर सस्पेंसर है, और ये 2 कोटिलिडॉन्स आर here, okay। So these are the stages. The zygote give rise to the proembryo and subsequently the globular heart shaped and the mature embryo. तो ये पैरा हमारा ख़त्म हो गया। We will move on to the next para. A typical dicotyledonous embryo 2.14a consists of an embryonal axis and 2 cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledons is the epicotyle, which terminates with the plumula और स्टेम टिप, ठीक है। तो इस पैरा में ये बताया गया है कि एक टिपिकल डाइकोटिलिडोनियस जो एम्ब्रियो होता है उसका फिगर दिया हुआ है 2.14a है, तो हम उसे भी देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, और 2 कोटिलिडॉन्स हैं, ठीक है। और जो पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडॉन उसे हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एपिकोटाइल, ओके। फिर जो एपिकोटाइल है वो टर्मिनेट होता है, प्लूमिला को टर्मिनेट करता है, और स्टेम टिप, प्लूमिला और स्टेम, प्लूमिला इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेम टिप, और स्टेम टिप इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लूमिला, ओके। सो वी विल गो टू द डायग्राम। सो दिस इज द डायग्राम 2.14 टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो ए, ठीक है, हमें देखना है तो हम यहाँ देख लेते हैं डायग्राम को। सो दिस इज़ द डायग्राम। ये ऊपर प्लूमिला प्रेजेंट है, उसके बाद 2 कोटिलिडॉन्स एंड हाइपोकोटाइल विच इज सिलेंड्रिकल पोर्शन, दिस इज हाइपोकोटाइल, ओके। एंड हियर इज रेडिकल और रूट टिप, रेडिकल इज ऑल्सो नोन एज रूट टिप, एंड रूट टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा हुआ है रूट कैप, ठीक है। सो डायग्राम हमने अच्छे समझ लिया, प्लूमिल, कोटिलिडॉन, हाइपोकोटाइल, फिर रेडिकल and root tip and then root cap, okay। So we will come back to the paragraph. So यहाँ तक हमने समझ लिया था, आगे चलते हैं। The cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyl that terminates at its lower end in the radical or root tip, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है बिलो द कोटिलिडॉन के जो नीचे सिलिंड्रिकल पोर्शन है हाइपोकोटाइल, ठीक है, वो क्या करता है, टर्मिनेट करता है लोअर एंड पे रेडिकल और रूट टिप, ठीक है। मैंने बताया कि रूट टिप जो होता है उसी को रेडिकल कहते हैं। द रूट टिप इज़ कवर्ड विथ अ रूट कैप, ठीक है।
और जो रूट टिप होता है उसका एक कवर होता है जिसे कि हम रूट कैप कहते हैं, और उस रूट कैप का काम क्या होता है, दैट विल प्रोटेक्ट द रूट टिप। ओके, एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलिडॉन फिगर 2.14b। ठीक है, तो एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलिडॉन, डाइकोटिलिडॉन वी हैव सीन। तो एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलिडॉन हमें यहाँ पे देखना है फिगर में, ये पूरा फिगर है। ठीक है, तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है स्क्यूटलेम, देन सिलोपेटाइल, शूट एपेक्स, एपीब्लास्ट। ठीक है, ये जो बाहर का पोर्शन है ये एपीब्लास्ट, रेडिकल, रूट कैप। ठीक है, और ये है कॉलरेजा। ठीक है, अगेन वी विल कम बैक टू द पैराग्राफ। इन द ग्रास फैमिली कोटिलिडॉन कॉल्ड स्क्यूटलम। ठीक है, तो ग्रास फैमिली में जो कोटिलिडॉन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यूटलम कहते हैं। ठीक है, दैट इज सिचुएटेड टूवर्ड द वन साइड लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। और जो स्क्यूटलम है वो कहाँ पे होता है, दैट इज सिचुएटेड टूवर्ड द लेटरल साइड। ठीक है, वन लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के। ठीक है, एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज radical and root cap enclosed in an undifferentiated set called coryza। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, हाँ तो यहाँ ये बताया गया है कि लोअर एंड पे जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है उसके पास रेडिकल होता है, जैसे कि हम रूट कैप कहते हैं, वो इंक्लोज्ड होता है अनडिफरेंशिएटेड शेथ में, और उस अनडिफरेंशिएटेड शेथ को हम क्या कहते हैं, कॉलरेजा कहते हैं। ठीक है, The portion of embryonal axis above the level of attachment of scutellum is epicotyle। ठीक है, जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का जो ठीक है लेवल होता है वो अटैच होता है स्क्यूटलम के साथ, जिसे हम एपिकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल हैज शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ पेरामोरिडिया इंक्लोज इन हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर। ठीक है, टाइल जो होता है उसके पास शूट एपेक्स होता है, एक लीफ पेरामोरिडिया होता है जो कि इंक्लोज करता है एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर में। हॉलो मीन्स खाली। ठीक है, वो क्या होता है, सेलोपेटाइल उसे हम कहते हैं। ठीक है, सोक अ फ्यू सीड्स इन वाटर से ऑफ वीट, मेज, पी, चिकपी, ग्राउंडनट ओवरनाइट, द स्प्लिट द सीड्स एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो एंड द सीड। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि बहुत सारे सीड्स हैं जिनका नाम यहाँ दिया, वीट, मेज, पी, चिकपी, ग्राउंडनट। ठीक है, उसको रात भर सोक कर दीजिए, मतलब भिगो दीजिए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे यू हैव टू सी दैट कि उसमें जो अलग अलग एम्ब्रियो में जो अलग अलग पार्ट्स आए हैं वो हमें ऑब्जर्व करने हैं। ठीक है, बाकी इसके पहले का जो भी इंपॉर्टेंट था उसमें मैंने अंडरलाइन कर रखा है। सो सीड in angiosperm, the seed is the final product of sexual reproduction. It is often described as a fertilized ovule। ठीक है, तो angiosperm जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो सीड है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, और क्या होता है कि उसे हम डिस्क्राइब करते हैं किसके द्वारा, अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के द्वारा। ठीक है, सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। जो सीड है उसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, फ्रूट के अंदर होती है। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कोटिलिडॉन्स एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस। ठीक है, तो जो सीड होता है उसमें क्या क्या होता है, फ्रूट होता है। सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर फॉर्म होता है। ठीक है, और सीड के पास क्या क्या होता है, सीड कोट होती है, कोटिलिडॉन होती है, एम्ब्रियो एक्सिस होती है। ठीक है, The cotyledon, figure 2.15a of embryo are simple structure, generally thick and swollen due to the storage of food reserve as in legumes। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कोटिलिडॉन का फिगर दिया हुआ है 2.15a में, जो कि हमें देखना है एंड वी विल सी दैट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि जो एम्ब्रियो है उसका सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है वो जनरली थिक होता है और फूला हुआ होता है। सोलन मीन्स फूला हुआ होता है। क्यों फूला हुआ होता है, बिकॉज ऑफ द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स। ओके, सो वी विल लुक एट द फिगर। सो दिस इज द फिगर ऑफ कोटिलिडॉन। ठीक है, ये कोटिलिडॉन है और इसमें ये ऊपर का जो पोर्शन है इसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, अगेन वी विल कम टू द पैराग्राफ हियर। द नेक्स्ट लाइन इज
Mature seeds may be non-albuminous or ex-albuminous. Non-albuminous seed have no residual endosperm as it is completely कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो लिखा हुआ है मैच्योर सीड जो है वो नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है एंड में इट कैन बी एक्स एल्ब्यूमिनस ऑल्सो। ओके, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो होता है उसमें रिसिड्यूल एंडोस्पर्म नहीं होता है। ठीक है, और वो कम्प्लीटली कंज्यूम करता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, एग्जाम्पल है पी ग्राउंडनट। ओके, albuminous seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development। ठीक है, सो जो albuminous seed होता है, ठीक है, albuminous seed क्या करता है कि रिटेन करता है पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एंड इट नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अब ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब पूरा पूरा नहीं यूज़ होता है। जिसके एग्जांपल्स हैं व्हीट, मेज, बैरली, कैस्टर। ओके, occasionally in some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucleus are also persistent। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो सीड्स होते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर मीन्स काले मिर्च और बीट रेमिनेंट्स जो होते हैं उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, दिस रिसिड्यूल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज द पेरिस्पर्म। ठीक है, जो रिसिड्यूल परसिस्टेंट न्यूक्लियस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म, और जो परसिस्टेंट न्यूक्लियस होते हैं वो एम्ब्रियो के द्वारा सराउंडेड होते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पैरा, इंट्यूगमेंट ऑफ द ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव शीट कोट, फिगर 2.15a। इंट्यूगमेंट ऑफ ओव्यूल जो होता है वो हार्ड होता है, टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट होता है। ये हमें देखने को मिलेगा फिगर 2.15a में। तो आइए देखते हैं उस फिगर को। तो वो फिगर है ये। ठीक है, सो दिस इज द आउटर लेयर कॉल्ड सीड कोट। उसके बाद जो ये लेयर दिख रही है ये है कोटिलिडॉन। कोटिलिडॉन के अंदर यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ये डॉट डॉट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी आपको दिख रहा होगा यह है शूट एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद है हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। ठीक है, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस है ये। और फिर यहाँ पे नीचे का जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं रूट टिप। ठीक है, रूट टिप कहते हैं। और यहाँ जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है बिल्कुल अलग से है, पोर्शन आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, ये एंडोस्पर्म है। इस फिगर को भी देख लेते हैं। सो जो ये बाहर की लेयर है ये है पेरिकार्प। ठीक है, पेरिकार्प के अंदर आप देख सकते हैं ये जो हॉलो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कुछ बना नहीं हुआ है, ये है एंडोस्पर्म। ठीक है, और ये है स्क्यूटलम। ठीक है, ये है स्क्यूटलम। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ब्राउन ब्राउन कलर से, ठीक है, ये है सोलोपेटाइल। और फिर उसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है प्ल्यूमिल, ये है रेडिकल, और ये जो है अंदर का पोर्शन, ठीक है, इसे हम कहते हैं कोलरेजा। ठीक है, ऊपर देखते हैं। आइए ऊपर के भी जो फिगर्स हैं दो ये हम देख लेते हैं। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये बाहर का इसे हम कहते हैं शीड कोट। ठीक है, फिर उस सीड कोट के अंदर क्या है, एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म के अंदर है कोटिलिडॉन। ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है ये है कोटिलिडॉन। ठीक है, और फिर ये जो आपको दिख रहा है अंदर ओवल शेप छोटा सा, ये है हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, सो यहाँ पे हम दूसरा फिगर जो है इसे भी देख लेते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम है और ये रूट टिप है। ठीक है, तो फिगर हमने देख लिया। अगेन वी विल कम बैक टू द पैराग्राफ। ये लिखा हुआ है कि जो माइक्रोपाइल है वो वैसे ही रहता है स्मॉल पोर के अंदर, शीट कोट के अंदर। ठीक है, दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, और इसके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन की एंट्री होती है, वाटर की एंट्री होती है इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। और जो ये ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री होती है ये कब होती है, जब जर्मिनेशन हो रहा होता है तब होती है। ठीक है, एज द सीड मैच्योर, और जब सीड मैच्योर हो जाता है its water content is reduced and seed become relatively dry, 10 to 15% moisture by mass। ठीक है, तो होता क्या है कि जब मैच्योर हो जाती है सीड तो जो उसमें वाटर रहता है वो रिड्यूस हो जाता है सीड में से। ठीक है, और जो सीड है वो ड्राई हो जाती है। ठीक है, उसमें 10 to 15% मॉइस्चर होता है बाई मास। ठीक है,
द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन, जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है एम्ब्रियो के अंदर वो कम हो जाती है, ठीक है। द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट इन एक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी, और ऐसे में क्या होता है, जो एम्ब्रियो है वो एक इनएक्टिव स्टेट में जा सकता है, एंड दैट इनएक्टिव स्टेट इज कॉल्ड एज डोरमेंसी, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है दैट इनएक्टिव स्टेट इज कॉल्ड एज डोरमेंसी, ओके। और if favorable conditions are available, adequate moisture, oxygen and suitable temperature, they germinate. As ovule mature into seed, the ovary develops into a fruit. जैसे ही ओव्यूल मेच्योर होकर के सीड बनता है, द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, ओके। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ओव्यूल का सीड में, ठीक है, और ओवरी इनटू द फ्रूट प्रोसेस साइमल्टेनियसली, ट्रांसफॉर्मेशन होता है ओव्यूल का सीड में और ओवरी का फ्रूट में, ये साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प, जो वॉल होती है ओवरी की वो डेवलप होकर के क्या बनती है आगे जाके, वो पेरिकार्प कहलाती है, ठीक है। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट वॉल, वो जो ओवरी की वॉल होती है वो आगे जा कर के फ्रूट की वॉल में डेवलप होती है, और जो फ्रूट की वॉल में जब वो डेवलप हो जाती है तो उसे हम पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। द फ्रूट मे बी फ्लैशी एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा, मे बी ड्राई एज इन ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड एक्सेट्रा. मैनी fruits has evolved mechanism for dispersal of seed. Recall the classification of fruits and their dispersal mechanism that you have studied in an earlier classes, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जैसे बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं, इट कैन बी पॉसिबल दैट दे आर फ्लैशी, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर हियर रिटन, गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा, एंड सम मे कैन बी ड्राई दैट आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ओके। तो जो फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि मैकेनिज्म डेवलप करते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स के, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम द ओवरी, अदर फ्लोरल पार्ट्स डिजनरेट एंड फॉल्स ऑफ। सो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें टाइम के साथ जब फ्रूट डेवलप होता है ओवरी में, तो जो फ्लोरल पार्ट्स जो मतलब डेवलप हुए रहते हैं वो खुद से ही डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है डीजनरेट एंड फॉल्स ऑफ, ठीक है। However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contribute to the fruit formation, such as fruit are called false fruit. तो बहुत हाँ, तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट होते हैं जिसमें कि जो फ्रूट की फॉर्मेशन होती है उसमें कंट्रीब्यूशन किसका होता है, थैलेमस का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जिसमें नाम दिया हुआ है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू, दे आर फॉल्स फ्रूट, ओके। फिगर 2.15b, मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, और बहुत सारे ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि ओवरी से ही डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, ठीक है। ऑल्दो इन मोस्ट of this species fruits are result of fertilization, ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज में जो फ्रूट्स होते हैं वो किसके रिजल्ट होते हैं, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है, ठीक है। हाँ, तो फिगर 2.15 हमें देखने को कहा गया था, तो आइए हम देख लेते हैं। इसमें हमें बी वाला देखना है, ये हमने पढ़ लिया है, फॉल्स फ्रूट ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी है और ये एप्पल है, ठीक है। इसमें थैलेमस है, ये जो साइड का पोर्शन जो आप देखे होंगे वाइट कलर का होता है, ये है थैलेमस, उसके अंदर ये प्रेजेंट है सीड, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ये है एंडोकार्प, और एंडोकार्प के बाहर का जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है वाइट टाइप का, ये है मीजोकार्प, ठीक है, ये थैलेमस है। स्ट्रॉबेरी में आपको दिख रहा होगा ये थैलेमस है, ठीक है। ये है बाहर का जो पोर्शन है, ये जो हमें दिख रहा है पिंक पिंक टाइप का, ये है एक्नी, ठीक है। There are few species in which fruits develop without fertilization. बहुत सारे ऐसी स्पीसीज हैं जो कि डेवलप हो जाती हैं, जिसमें फ्रूट की डेवलपमेंट हो जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन. सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है, ऐसे फ्रूट्स जिसमें फर्टिलाइजेशन के बिना ही
फ्रूट की डेवलपमेंट हो जाए उसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसके कुछ एग्जाम्पल स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। बनाना इज़ वन सच एग्जाम्पल, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया है बनाना, ठीक है। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। पार्थेनोकार्पी जो है इसे हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स के थ्रू। जो उसमें फ्रूट्स होंगे वो सीडलेस होंगे, ठीक है। जैसे बनाना में कोई सीड तो आपको दिखती नहीं है ना, तो बनाना एग्जाम्पल किसका है, पार्थेनोकार्पी का, ठीक है। Seed offer several advantages to angiosperm. Firstly, since reproductive processes such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable. Also have better adaptive strategies for dispersal to new habitat and help the species. ठीक है, तो इसमें ये बताया है जो सीड्स होते हैं वो बहुत सारे एडवांटेजेस जो हैं वो एंजियोस्पर्म को प्रोवाइड कराते हैं। एंड फर्स्टली रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होती है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर एंड द सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, ओके। एंड बेटर एडाप्टिव स्ट्रैटेजीज जो हैं वो यूजफुल होंगी फॉर डिस्पर्सल ऑफ न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीसीज ऑल्सो, ओके, टू कॉलोनाइज इन अदर एरिया। तो हेल्पफुल होंगी किस लिए, टू कॉलोनाइज इन द अदर एरिया, ठीक है। As they have sufficient food reserves, young seedling are nourished under they are capable of photosynthesis on their own. The hard sheet coat provide protection to young embryo. तो जो hard sheet coat होता है वो provide करता है प्रोटेक्शन किसको, यंग एम्ब्रियो को, ठीक है। Being product of sexual reproduction, they generate new genetic combinations leading to variations, ठीक है। तो इसमें ये बताया हुआ है कि जो हार्ड शीट कोट होती है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन यंग एम्ब्रियो को, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो जनरेट करता है जेनेटिक कॉम्बिनेशंस एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू वेरिएशंस, ओके। सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। जो सीड होती है ना उसी के थ्रू ना, मतलब जो भी हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं या फ्लावर देखने को मिलता है, ये सब क्यों, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सीड। फ्रूट ऑल्सो, मतलब कुछ भी है तो अगर सीड रहेगा ही नहीं तो फिर हमें जो भी एग्रीकल्चर है विदाउट सीड द एग्रीकल्चर कांट बी पॉसिबल। मतलब जो कुछ भी है वो सीड है। सो सीड इज़ द बेसिक component for the agriculture, we can say that, okay. Dehydration and dormancy of mature seed are crucial for storage of seed, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी जो है मैच्योर सीड की वो क्रूशियल है किसके लिए, मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीड्स, ओके, विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन, ठीक है। क्यों ज़रूरी है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट because it can be used throughout the year and to raise new crops, means नए पौधों को लगाने के लिए अगले सीजन में वो काम आए इसलिए, ओके। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड which germinate straight away soon after formation and cannot be stored। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि क्या आप सोच सकते हैं एग्रीकल्चर को बिना सीड के या फिर सीड के साथ, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। How long do the seeds remain alive after they in a few species the seed lose viability within a few months। तो यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि किस टाइम तक सीड मतलब रह सकता है that can be alive after dispersed, ओके। तो यहाँ पे लिखा है कि ये वेरिएशंस इसमें हो सकता है, ठीक है। कुछ स्पीसीज़ में होता क्या है कि जो सीड्स की वायलेबिलिटी है वो कुछ मंथ्स में ही ख़त्म हो जाती है। सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज़ लिव फॉर सेवरल ईयर। और बहुत सारी सीड्स ऐसी होती हैं जो कि सालों साल तक मतलब कि वाइबल होती हैं, ओके। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर्स and even some of the seeds are remain alive
for 100 years. Okay, there are several records of very old yet viable seeds. तो बहुत सारे ऐसे records हैं जिनकी जो seeds हैं वो viable हैं अभी भी. The oldest is that of a Lupinus articus excavated from Arctica tundra. ठीक है, तो यहाँ पे एक का नाम दिया है जिसका नाम है दैट इज द ओल्डेस्ट इज ल्यूपिनस आर्टिकस एक्सक्वेटेड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, आर्टिकिट ट्यूंड्रा. ओके, द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर आफ्टर एन एस्टिमेट रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी. A recent record of 2000 year old viable seed of the date palm. अभी एक recent record है 2000 year old viable seed का, ठीक है, जो कि है date palm का. ठीक है, last topic is apomics and the polyembryony. Okay, although seeds in general are the product of fertilization, तो यहाँ पे ये लिखा है जो seeds होते हैं generally वो किसके product होते हैं, fertilization के. A few flower plants such as some species of Astracaceae and grasses have evolved special mechanism to produce seed without fertilization called apomixis. तो इसमें ये बताया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें दो का नाम लिया हुआ है, Astracaceae एंड grasses. ठीक है, तो वो उसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है कि वो जो सीड होता है प्रोड्यूस कर देते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन वो सीड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं उस प्रोसेस को. ठीक है, व्हाट इज़ फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड. तो जो फ्रूट की प्रोडक्शन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन उसे हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं. दस एपोमिक्सिस फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एपोमिक्सिस जो है वो एक फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कि मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि नकल उतारता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. ठीक है, देयर are several way to development of apomatic seeds in species. In some species, तो कुछ ऐसी species हैं उसमें diploid cell जो होता है वो form होता है reduction division के बिना. ठीक है, and develop in the embryo, वो develop हो जाता है embryo में without fertilization. ठीक है, more often as in many citrus and mango, varieties of some nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryos. In such species, each ovule contain many embryo. Occurrence of more than one embryo seed in a seed is referred to as polyembryony. तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जिसमें कि अभी सिट्रस और मैंगो दो का नाम लिया गया है, तो उसमें वैरायटी ऑफ न्यूक्लियर सेल होते हैं जो कि सराउंड होते हैं एम्ब्रियो सेक से. ठीक है, और स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना, प्रोट्रियोड इनटू द एम्ब्रियो सेक. ठीक है, और फिर वो डेवलप होता है एम्ब्रियोज में. और कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिसमें कि जो ओव्यूल है वो बहुत सारे एम्ब्रियोज बना देता है. ठीक है, तो जब अक्रेंस होती है एक से ज़्यादा एम्ब्रियो की तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी. जब क्या होता है एक से ज़्यादा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है सीड के अंदर तो उसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी. टेक आउट सम सीड्स ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम. तो इसमें लिखा हुआ है कि कुछ सीड्स हमें लेने हैं ऑरेंज के और उसको स्क्वीज़ करके देखना है कि उसमें एम्ब्रियोज जो हैं वो बहुत सारे डिफरेंट तरीके के हैं, उसमें शेप्स कैसे हैं. ठीक है, ये सब करना है हमें. काउंट द नंबर ऑफ़ एम्ब्रियो, और जो नंबर ऑफ़ एम्ब्रियो है उसमें हमें काउंट करना है. और हमें जो ये पॉली एम्ब्रियोनी का एग्जांपल है वो उसमें भी देखने को मिलता है लेमन में. ठीक है, तो मैंने उसकी पिक्चर लगाई हुई है, आप देख सकते हैं ये लेमन का कटेड पोर्शन है और इसमें एक से ज़्यादा सीड्स दिख रही हैं. सो इट्स एग्जाम्पल ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी. ओके, so we will move on the next paragraph. Hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. Cultivation of hybrid has tremendously increases productivity. One of the problem of hybrid is that hybrid seeds have to be produced here. If the seed collected from hybrid are shown, the plants
in the progeny will segregate and do not maintain hybrid character. Production of hybrid seeds is costly. जो hybrid seed की production हम लोग करते हैं वो बहुत costly होती है, ठीक है, and hence the cost of hybrid seeds become too expensive, ठीक है, for the farmers के लिए बहुत expensive होता है if these hybrid are made into apomycetes. तो इसका लिखा हुआ है कि जो हाइब्रिड्स हैं अगर हम इसको एपोमाइकेट्स में कर दें तो क्या होगा, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर. सो इफ वी विल एपोमाइकेट्स दीज हाइब्रिड प्लांट्स, तो सेग्रीगेशन हमें उसमें देखने को नहीं मिलेगी कैरेक्टर्स में, ठीक है, और जो हाइब्रिड प्रोजेनी है उसमें. देन द बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन द हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetic apomixes and to transfer apomatic gene into hybrid varieties. So this chapter has been finished. Okay, लास्ट पैरा में ही हाइब्रिड प्लांट्स लगाने से बहुत एक्सपेंसिव होता है फार्मर्स के लिए, और फिर उसके बाद उससे बचने के लिए कि एक्सपेंसिव है उससे बचने के लिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल है एपोमिक्सिस, हम यूज़ कर सकते हैं, यही लिखा हुआ है, ठीक है. और ये जो एपोमिक्सिस है जो कि हम मतलब हाइब्रिड प्लांट्स पे ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे लेबोरेटरीज़ में इस पर रिसर्च हो रही है, यही सब इसमें लिखा हुआ है लास्ट. तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चैप्टर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो या लगा हो कि इससे आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अगर आपको इसमें लगता है कि कोई भी कमी है तो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं और मैं उस पे वर्क करने की ज़रूर कोशिश करूँगी. थैंक यू.